नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज़ हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कर लिया था। अब गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल को इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। गोल्जी एपेरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स 1898 में कैमिलियो गोल्जी नाम के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के पास एक रेटिक्यूलर सा स्ट्रक्चर, मतलब एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर्स, जिसको उन्होंने अपने ही नेम पर उसका नेम दिया, दैट इज़ गोल्जी। गोल्जी में क्या होता है, ऐसे फ्लैट से डिस्क शेप्ड के सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं जिसका डायमीटर कितना है, आधे से 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है। ये आपस में पैरेलल है, दीज आर पैरेलली इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये जो सिस्टर्ने है ना, ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है नियर द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली मतलब इन सभी सिस्टर्ने का जो सेंटर है वो सब एक है। देखो, कॉन्सेंट्रिकली मतलब ये होता है कि अगर ये एक सर्किल है, इसका सेंटर सपोज ये है, ये दूसरा सर्किल है तो इसका भी सेंटर ये है, ये तीसरा सर्किल है तो इसका भी सेंटर ये, इन सभी का एक ही सेंटर है। सो दैट नोन एज कॉन्सेंट्रिकली अरेंजमेंट। सो कांट वी से कि ये देखो, ये गोल्जी है, ये एक गोल्जी का सिस्टर्न है, ये एक सिस्टर्न है, ये एक सिस्टर्न है। तो अगर हम इन सबको ज्वाइन करके देखें, ये ऐसे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, कि इन सभी का सेंटर भी एक ही है। कांट वी से दैट कि इन सभी का सेंटर भी एक ही है, तो ये सारी की सारी भी क्या कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड होती है। फिर ये जो फर्स्ट वाली इस टाइप का है, इस वाली सिस्टर्ने को हम बोलते हैं सिस या फिर फॉर्मिंग या फिर कॉन्वेक्स। जैसे बल्ज्ड आउट है तो कॉन्वेक्स, ये से केव टाइप की है तो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये सिस, ये ट्रांस, ये फॉर्मिंग एंड ये मैच्योरिंग। ओके, नाउ ये आपस में बिल्कुल अलग अलग है, सारी सिस्टर्ने आपस में अलग अलग है बट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनके फंक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड है। गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ये क्या करता है, ये मटेरियल्स की पैकेजिंग में काम करता है। जैसे देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया एंड ये इधर वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया। फिर ये है क्या, सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी। तो क्या होते हैं ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से यहाँ से प्रोटीन्स एंड लिपिड फॉर्म होके आते हैं। ये फॉर्मिंग फेस है, यानी कि फॉर्म होके जस्ट इसके पास आए हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेसाइकल्स की फॉर्म में जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आई, ये इसके पास जाते हैं, इस सिस्टर्ने से इस सिस्टर्न के पास, फिर लास्ट में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इनकी ना एक टाइप से पैकेजिंग करता है गोल्जी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से लिपिड्स एंड जो प्रोटीन्स आए हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकी पैकेजिंग करता है। इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स का एक टैग लगा देता है। प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का टैग, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड्स के ऊपर उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। आप ये समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का टैग एक तरीके से एड्रेस है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आए, उन्होंने उसके ऊपर टैग लगा दिया और उन्होंने उसको थोड़ा मैच्योर किया। प्रोटीन्स लिपिड्स आए, उसको थोड़ा मैच्योर किया, पैकेजिंग की, उनकी अच्छी तरीके से पैक किया, उनके ऊपर एड्रेस की स्लिप लगा दी, कार्बोहाइड्रेट लगा दिए, और अब वो रेडी है कहीं भी जाने के लिए। अगर उन्हें सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर सेल के बाहर उन्हें सीक्रेट आउट करना है तो अब वो भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब गोल्जी का मेन काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स करना, मटेरियल की पैकेजिंग करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, मतलब मॉडिफिकेशन करना एक तो वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, और उनके ऊपर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की टैग लगा देना। इंट्रासेल्यूलर या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर या फिर सेल के अंदर अगर इन्हें जाना है तो अब ये जा सकते हैं। ये अच्छी तरीके से पैक्ड है, इनके पास एड्रेस लगा हुआ है कि इस वाले प्रोटीन को अंदर जाना है, इस वाले प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है, इस वाले प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना है। इस टाइप से सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। फिर लाइसोसोम भी ना, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा होता है, पैकेजिंग कर रहा होता है, तो इसी से ही एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर टूट जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। जैसे ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे ही चीज़ें यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, इस वजह से ऐसे ऐसे टुकड़ा सा टूट जाता है इस मेम्ब्रेन का, और इसी को हम लाइसोसोम कह देते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जैसे कि लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स
तो ये लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। कोई भी अगर सेल के लिए हार्मफुल चीज़ें हैं तो इसके अंदर वो सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए सेल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? क्योंकि अगर सेल के अंदर लाइसोसोम फट जाए ना तो सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो सेल की अंदर की जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं ऑफ द सेल। ओके, तो जैसे ये एक लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ये है। यहाँ पे कैसे प्रोटॉन का पंप लगा रहता है। ये प्रोटॉन का पंप क्या करता है? साइटोप्लाज्म से H+ को अंदर ले लेता है। प्रोटॉन का पंप है तो H+ को साइटोप्लाज्म से क्या अपने अंदर ले लेता है, ताकि यहाँ पे एक एक्टिव pH बन सके, मतलब एसिडिक pH जनरेट हो सके। क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब जो पानी की प्रेजेंस में किसी चीज़ को डाइजेस्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक pH, तो इनको काम करने के लिए एसिडिक pH चाहिए। एसिडिक pH को इंक्रीज़ करने के लिए हमें H+ चाहिए, है ना। तो H+ कहाँ से आएंगे? प्रोटॉन पंप के थ्रू साइटोप्लाज्म से लिए जाते हैं। फिर है वैक्यूल। वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जितने भी यूज़फुल चीज़ें, अगर कुछ भी अभी यूज़फुल नहीं है सेल के लिए, नॉट यूज़फुल, या फिर जो एक्स्ट्रा है अभी के लिए काम की नहीं है, वो सब इसमें स्टोर हो जाता है। तो वैक्यूल इज़ टाइप ऑफ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। प्लांट्स में ये जो वैक्यूल है 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। जैसे ये प्लांट की सेल है तो 90% ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस सेंट्रल में वैक्यूल, और साइड में इसकी कहीं न्यूक्लियस चली जाती है। एनिमल सेल्स में भी होता है बट इतना नहीं वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करता। तो फिर देखो, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये अमीबा है, यहाँ पे इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और ऐसे पिचक जाता है, ये ऐसे इस तरीके से पिचका और यहाँ से एक्सक्रीशन हो गया। तो इसलिए अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इसलिए ये हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल होता है जो कि बनता है बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। जैसे ये प्रोटिस्टा है, इसने बाहर ही कुछ खाना है, इसने बाहर खाना खाया, ये है फूड पार्टिकल्स। तो इसे फूड पार्टिकल्स अपने अंदर लेना है, तो ये क्या करता है? देखो, जैसे ये खाना था और ये प्रोटिस्टा था, अब ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, फिर ये फाइनली इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है? ये एक वैक्यूल ही तो है, इसको हम फूड वैक्यूल बोल देंगे क्योंकि फूड को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब एक चीज़ और, वैक्यूल में जो चीज़ें जाती है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। मतलब क्या है इसका? जैसे स्टोर हाउस है, ये हमारा स्टोर हाउस है और ये बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो स्टोर हाउस में ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी हमारे घरों में भी जो स्टोर हाउस होता है उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हम उसमें और चीज़ें भर रहे हैं, लेस कंसंट्रेशन से हम हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, हाई टू लो अपने आप चीज़ें चली जाती है, लेकिन हमें यहाँ पे लो से हाई की तरफ पहुँचा रहे हैं तो हमें यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे हम लो टू हाई कंसंट्रेशन जाते हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे कुछ पंप भी लगे रहते हैं इस टाइप से, इनके थ्रू जो भी चीज़ें जानी है वो यहाँ पे चली जाती है।